हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपना कवि आईएएस ट्यूटोरियल में। आज हमने जिस टॉपिक को उठाया है वो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है और इसे हम ना कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के रूप में हम पढ़ सकते हैं, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, उस नागरिक को वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल, वहाँ का राजनीति ही नहीं समझ में आएगा तो वास्तविक में वहाँ का नागरिक है ही नहीं। और हमने इसी प्रारूप में एक बहुत बेहतरीन विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ, जिसे हम लोग इतिहास एक परिचय के रूप में समझेंगे कि इतिहास है क्या, इतिहास को हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं और आज के ज़माने में इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति प्लस हा प्लस आश, इन 3 शब्दों से मिलकर इतिहास का निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं इतिहास का वास्तविक अर्थ होता है जिसे हम पढ़ा जा सके। जिसे क्या होता है? पढ़ा जा सके। जो वास्तविक में इतिहास होते हैं, इतिहास कभी किया नहीं जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास को समझा जाता है। और हमारे समाज में अभी के हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास को एक बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इतिहास को कहते हैं लोग कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, नींद दिलाने वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। नहीं, इतिहास याद रखने वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन इसे समझने वाला सब्जेक्ट है। अब हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर के बारे में थोड़ा नहीं जानेंगे तो क्या वास्तविक में हम उस घर के नागरिक हैं? नहीं हैं। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि आप जिस देश के रहने वाले हो, आप जिस राज्य के रहने वाले हो, आप जिस जिला के रहने वाले हो, उसके बारे में आपका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास ये नहीं कहता कि आप मुझे बनाओ। इतिहास यह कहता है कि आप मुझे याद रखो, जो कि आज के समय में इसे भूला जा रहा है, यह उचित नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जहां से इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर वो पीसीएस एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस यूपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से लगभग प्रश्न उठते ही हैं। और इन पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास के जनक कौन है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हम लोग हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास को हिस्ट्री शब्द से बुलाया था इतिहास को, इसलिए उन्हें पिता के रूप में कहा जाता है। यह एक जर्मन भाषा से लिया गया है। क्या इतिहास एक का किस भाषा से लिया गया है? तो जर्मन भाषा से लिया गया है। अब हम लोग समझते हैं इतिहास को, तो हम लोग समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इतिहास में हमें पढ़ना ही क्या क्या होता है। तो सबसे पूर्व इतिहास में एक और पहले प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हम लोग प्रारंभ से पढ़ेंगे कि वास्तविक में भारत में ऐसे देश में हमारे धरती पे किस किस प्रकार के प्रजातियां पाए जाते थे और हमारा मानव समाज किस प्रकार से विस्तृत हुआ, इन सभी का तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास में भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग कालखंड में बटा हुआ है, जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या आता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, उसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, उससे पूर्व हम लोग देख लेते हैं कि पहले इतिहास को भाग में बांटा किया गया है। तो हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमने पूरे भारत का इतिहास हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग जान लिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे तो और किस किस बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जब लोगों के पास किसी प्रकार का बुद्धि नहीं था, किसी प्रकार का कार्यशैली करने का
विकसित नहीं था, उसे हम प्राचीन इतिहास के रूप में जानते हैं। और इसमें भी कालखंड बटे हुए हैं कि कब मानव समाज का उदय हुआ, कब हमारे पास आगों का निर्माण हुआ, कब हमारे पास खेती करने का निर्माण हुआ। इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन, प्राचीन के बाद मध्यकालीन में क्या क्या हुए थे, इसमें कौन कौन सा राजवंश है जो क्या करते हैं, भारत को मतलब भारत में होते हैं, इसका विस्तार होता है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का काल, मुगल वंश, ये सभी प्रकार के महान महान वंशों का हम लोग इसमें क्या अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है अंतिम रूप से, जो कि बहुत ही सिविल सर्विस और अन्य सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यह है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी का आगमन किस प्रकार से होता है, मुगल वंश का पतन किस प्रकार से होता है, और हम लोग देखते हैं कि हमारे आज़ादी भारत में स्वतंत्रता संघर्ष किस प्रकार से होता है, किस चरण तक होता है, और इसमें कौन कौन महान ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने अपना लहू बहाया, जिसने अपने आप को जलाया और हमें इस प्रकार आज आज़ादी दिलाई। इन सभी बारे में, इन सभी चीज़ों का हम लोग चर्चा आधुनिक भारत के इतिहास में करते हैं। इसके पश्चात एक और भारत का इतिहास आता है जिसे हम विश्व का इतिहास के रूप में जानते हैं। उसका हमने इस प्रकार चर्चा नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा स्पेस कम होने का कारण हमने नहीं कर पाया है। हम उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्या कि विश्व इतिहास में हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से हुआ, उसमें कौन कौन से देश थे, ये सभी बातों को हम लोग चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति क्या थी, ये सभी प्रकार के हम लोग देखते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण क्या था, इटली का एकीकरण क्या, ये सभी बातों को देते हैं। इन सभी बातों को हम लोग समझ गए। अब चलते हैं, हम लोग बारीकी से समझेंगे सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास के बारे में कि प्राचीन इतिहास में हम लोग को किस किस प्रकार से अध्ययन करना है, क्या क्या अध्ययन करना है। हम देखिए इस सेशन को, इस टॉपिक को हम इसलिए लाए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप आराम से एक बार इस टॉपिक को वीडियो को देख लें और उसके बाद लाइन बाय लाइन आप कहीं भी रहें, मेरे वीडियो पे रहें, अन्यथा आप किसी भी प्रकार से स्टडी करें। मेरा यही मोटो है कि बच्चों को सही प्रकार से सही गाइडलाइन मिल सके ताकि उसे सफलता में ज़्यादा कठिनाई ना हो, ज़्यादा दिन ना लगे। और इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेशन को लाने का निश्चय किया है। तो सर्वप्रथम हम लोग प्राचीन इतिहास काल में देखेंगे कि किस प्रकार से इतिहास के कालखंडों को बांटा गया है। तो हम लोग ने देख लिया है कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग ने देखेंगे कि इन तीनों ऐतिहासिक कालों में क्या क्या आते हैं, उसे किस प्रकार से विभाजन किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्रागैतिहासिक काल में 3 भागों को हम लोगों ने विभाजित किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का कितने कालखंड हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। इसे अज्ञात काल के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे धरती पे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, उस काल को हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, अर्थात अज्ञात काल। इसका समय काल, इसका कालखंड 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। इसका कालखंड आपका 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें हम लोग बहुत सारे धीरे धीरे विकसित चीज को देखेंगे। इसमें धीरे धीरे क्या होता है, हमारे आदि मानव का विकास होता है। हम उसे थोड़ा शिकार करना आता है, उसे थोड़ा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए थोड़ा उपाय, ये सब वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे।
उसके बाद हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल, और यह अंतिम पाषाण काल है। इस काल में हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है, इसमें किसी प्रकार से हमारे इतिहास में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मानव समाज का उदय होता है, और इसमें इसका कालखंड 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले प्राचीन इतिहास काल में 3 कालखंड आते हैं। पहला एक प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल में हम लोग को, उसके कालखंड में हम लोग 3 भागों को विभाजित करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में कुछ कालखंड आते हैं जिनका नाम से जाने जाते हैं बूढ़ा पाषाण काल, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल, जो कि हम लोग इस प्रकार से इस कालखंड को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल, और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देख लिए। अब ऐतिहासिक काल के मध्य क्या आता है, तो ऐतिहासिक काल में 2 काल आते हैं, 2 कालखंड में बटे गए हैं। सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक कालखंड में सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में इसे माना जाता है। यह 2500 ईसा पूर्व से 15000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि वैदिक सभ्यता पढ़ा जाता है। इसके बीच हम लोग देखते हैं कि इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बाद माना जाता है। यह था हमारा प्राचीन काल का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल को, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल को। अब हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक काल क्या होते हैं और इसमें क्या क्या अध्ययन करना है। विस्तार से आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोगों को क्या बच गया था, तो ऐतिहासिक काल के बारे में बच गया था कि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे। इसका कालखंड है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास देखें, उसमें हम लोग पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के बीच हम लोग देखेंगे कि सिर्फ क्या इसका अध्ययन करेंगे, तो प्राचीन भारत में किस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ, किस प्रकार से मानव समाज का विकास हुआ, क्या क्या यहाँ से पाए गए हैं, इन सभी चीजों का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। किस स्थान से क्या चीज पाए गए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से जाना जाता है। इसमें हम लोग 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है, किस प्रकार मुगल वंश का विस्तार होता है, किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य, किस प्रकार से सूफी आंदोलन, ये सब होता है, सभी अध्ययन करेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गजनवी कौन था, और आपको रजिया सुल्तान कौन थी, महान शासक इसमें हम लोग को अध्ययन करने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाली है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, हमारा भारत का इतिहास के अध्ययन से और हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे रामबाण के रूप में इसे देखा जाता है, जो कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 1707 से 1964 के बीच का इतिहास देखेंगे कि किस प्रकार हमारे भारत देश में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, किस प्रकार से मुगल वंश का पतन होता है, और यह में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो हमारे महान महापुरुष हमारे स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रूप से करवाने में किस प्रकार से योगदान दिए, कितने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपना लहू बहाया, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, आप लोग सभी को बने रहे हमारे साथ। हमारा इतिहास के इस कड़ी में, इतिहास के इस सीरीज में, इसमें कहीं भी आपको कोई अध्ययन छूटने वाला नहीं है, और हम अदरवाइज आपको अलग से
क्या करेंगे, इन सभी चीज का बारीकी से अध्ययन करवाएंगे। ऐसा कहीं नहीं आपको चैनल मिलेगा। हम इसलिए आपको बारीकी से बता रहे हैं ताकि आप कहीं भी रहो तो आप चेक कर सको कि इस चैनल पे सही बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। इससे ज्यादा कोई टॉपिक आपको बुक में भी नहीं मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने सर्किल, अपने फ्रेंड सभी को इस वीडियो के बारे में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहां तक आप चाहे फैला सकते हैं इस वीडियो को फैला दें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इससे पहले आप लोग मेरे प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग उसको देख लेंगे तो आसानी से इसको समझ में आने वाला है। उसके बाद हम लोग विस्तार से मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम किस किस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन सभी चीजों का आप लोग को कोई भी चीज बोलने का हम जरूरत नहीं होगा। ऐसा ऐसा हम आपके सामने टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। विस्तार से आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोगों को क्या बच गया था, तो ऐतिहासिक काल के बारे में बच गया था कि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे। इसका कालखंड है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखें, उसमें हम लोग पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी के बीच हम लोग देखेंगे कि सिर्फ क्या इसका अध्ययन करेंगे, तो प्राचीन भारत में किस प्रकार से मानव का उद्भव हुआ, किस प्रकार से मानव समाज का विकास हुआ, क्या क्या यहाँ से पाए गए हैं, इन सभी चीजों का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। किस स्थान से क्या चीज पाए गए हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से जाना जाता है। इसमें हम लोग 712 ईस्वी से 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है, किस प्रकार मुगल वंश का विस्तार होता है, किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य, किस प्रकार से सूफी आंदोलन, ये सब होता है, सभी अध्ययन करेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गजनवी कौन था, और आपको रशिया सुल्तान कौन थी, महान शासक इसमें हम लोग को अध्ययन करने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाली है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, हमारा भारत का इतिहास के अध्ययन से और हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे रामबाण के रूप में इसे देखा जाता है, जो कि हमारा आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 1707 से 1964 के बीच का इतिहास देखेंगे कि किस प्रकार हमारे भारत देश में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, किस प्रकार से मुगल वंश का पतन होता है, और यह में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो हमारे महान महापुरुष हमारे स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रूप से करवाने में किस प्रकार से योगदान दिए, कितने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने अपना लहू बहाया। इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला। आप लोग सभी को बने रहे हमारे साथ। हमारा इतिहास की इस कड़ी में, इतिहास के इस सीरीज में, इसमें कहीं भी आपको कोई अध्ययन छूटने वाला नहीं है। और हम अदरवाइज आपको अलग से क्या करेंगे, इन सभी चीज का बारीकी से अध्ययन करवाएंगे। ऐसा कहीं नहीं आपको चैनल मिलेगा। हम इसलिए आपको बारीकी से बता रहे हैं ताकि आप कहीं भी रहो तो आप चेक कर सको कि इस चैनल पे सही बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। इससे ज्यादा कोई टॉपिक आपको बुक में भी नहीं मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने सर्किल, अपने फ्रेंड सभी को इस वीडियो के बारे में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहां तक आप चाहे फैला सकते हैं इस वीडियो को फैला दें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इससे पहले आप लोग मेरे
प्राचीन भारत के इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लेंगे तो आसानी से इसको समझ में आने वाला है। उसके बाद हम लोग विस्तार से मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में किस किस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इन सभी चीजों का आप लोग को कोई भी चीज बोलने का हम जरूरत नहीं होगा, ऐसा ऐसा हम आपके सामने टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।